यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर मैगजीन है, साइंस टेक्नोलॉजी की, इसको देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो इसमें जो टॉपिक थे हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए थे 2.3, मतलब दो नंबर टॉपिक था, उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने कवर किए थे, है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के। इसका 2.3 हम लोगों को यहाँ से कराना है। 2.3 से पहले तक कर लिए थे, 2.3 से कराना था, कहाँ से होगा 2.3, ये हो गया यहाँ से, जो ब्रेन कंप्यूटर है इसके इंटरफेस यहाँ से हम लोग को कराना है, ठीक है, 2.3 से। और हम लोग ने यहाँ पर कर दिया था कहाँ तक, ये किया हुआ था क्वांटम, यहाँ पर जो रैंडम नंबर जनरेशन दिखा रहे तो मैं आपको एक बार यहाँ से, ये यहाँ पे टॉपिक है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे अब 2.3 ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से करेंगे, ठीक है, आते हैं। और यहाँ पर जो भी इसकी MCQs है, MCQs आज कोशिश करूँगा कि अगर टाइम मिलता है तो मैं कराऊंगा, नहीं टाइम मिलता है तो MCQs कल कराएंगे साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 के, ठीक है। आते हैं यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ पर इसमें है ये ब्रेन कंप्यूटर, ये जो है इंटरफेस, इसके बारे में क्या है, ये क्या है, देखो इसके बारे में देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक ऐसी तकनीक है जो सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार स्थापित करती है, और ये तंत्रिका जो संकेत होते हैं उनके संकेत को कमांड करने में मदद करती है, मतलब उनकी कमांड में बदल सकती है ये, ठीक है, तंत्रिका संकेत को कमांड में बदल देती है। और क्या है, ये इस तरह के जो मांसपेशी होती है इसके नियंत्रण के बीच को हटा देती है, जिससे यहाँ पर उपयोगकर्ताओं को केवल सोचकर ही एप्लीकेशन चला सकते हैं, राइट। BCI मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, और ये जो सर्जरी के जरिए सीधे माइक्रो इलेक्ट्रोड लगाकर या फिर बिना सर्जरी के सिर के बाहर लगाए जाने वाले उपकरण से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर उन संकेतों को प्रोसेस करके कमांड में बदला जाता है, और सही तरीके का इस्तेमाल करके उपयोगकर्ताओं को मिलने वाला फीडबैक काफ़ी जरूरी होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा खास नहीं पूछेगा, है ना, बस आपको रीड करना है कि अब कैसे काम करता है और क्या होता है। ये जो भी पॉइंट लिखा पहला, ये क्या करता है, ठीक है, क्या काम है इसका, ये देख सकते हो। बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ये चीज़, ठीक है। आगे आते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके बारे में देखो, यहाँ पर मोटर कंट्रोल होता है, इसमें योजना कैसी होती है इसकी, ठीक है, निष्पादन क्या होगा और इसका परिणाम क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये दे रखा है। BCI की क्या योजना होती है, क्या इसका निष्पादन होता है, क्या इसका परिणाम होता है। तो दो बातें आपको यहाँ से सिर्फ पढ़ना है, ऊपर वाला कुछ नहीं पढ़ना है, बस वो देखना था कि होता क्या है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं BCI के मुख्य यहाँ पर अनुप्रयोग दे रखा है, क्या इसके अनुप्रयोग हो सकते हैं, चिकित्सा में क्या होगा, ठीक है, और जो मानसिक स्वास्थ्य है इसमें क्या होगा, गेमिंग उद्योग को लेकर भी इसके यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग हो सकते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर बेहतर गेमिंग को बनाना, उसे मदद करना, संज्ञात्मक जो क्षमता को बढ़ाना भी कर सकते हैं। तो आपसे बोलेगा क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा BCI के बारे में आपको विचार करना है। BCI यहाँ पर इनमें से किन क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग नहीं शामिल हो सकते हैं, तो किसमें नहीं हो सकते हैं, 1 2 3 4 4 ऑप्शन देगा, उसमें दे देगा बाद में बेहतर गेमिंग का अनुभव को लेकर के। तो लोग सोचेंगे गेमिंग वाला नहीं होगा इसमें, जो नहीं पढ़ के जाएगा वो गेमिंग वाला गलत मार देगा, है ना, क्योंकि गेमिंग यहाँ सबसे अलग दिख रहा है, डिफरेंस है यहाँ पर इसमें, बाकी सब आपको सही दिख रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरी टाइप से कि इसमें से BCI के अनुप्रयोग के तहत कौन कौन से शामिल किए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके देगा, है ना, तो 1 2 3 1 2 3 या 2 3 1 या सभी, तो सभी आपको इसमें सही मारने हैं। आगे है ब्लाइंड साइट, ये क्या है, न्यूरालिंक का लक्ष्य 2025 तक मानव पहले यहाँ पर ब्लाइंड साइट जो है चिप इसका प्रत्यारोपित करना, ठीक है। ब्लाइंड साइट के बारे में होता है क्या है, ये क्या पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रत्यारोपण है। इसका उद्देश्य रेटिना को बाईपास करते हुए सीधे यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स को उसको ट्रिगर करने को दिखने की यहाँ पर क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखो कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में ये पता होना चाहिए क्या होता है, ये भले ही पेपर में नहीं है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया टॉपिक, ठीक है, कि पेपर में मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा वो चीज़, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या है ये, राइट। जैसे यहाँ पर उसने कहीं स्टेटमेंट में कहीं रख दिया शायद भी करके क्या होता है ये, है ना, तो ऊपर एक लाइन आप जान सकते हो कि ये चीज़ ऐसा है। जैसे यहाँ पर मैंने है बताया आपको ब्लाइंड साइट क्या है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए ब्लाइंड साइट क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विजुअल कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर वैसा होता है जो यहाँ पर रेटिना में आने वाली जो विजुअल डेटा है उसको प्रोसेस करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तंत्रिका तंत्र की जो ऊतक होता है उसको भारी परत होती है, ठीक है। ब्लाइंड साइड माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे शामिल होता है, जिससे यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स प्रत्यारोपण किया जाता है, और ये प्रत्यारोपण न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाओं में उत्तेजित करने में सक्षम होती है, राइट। तो यहाँ पर एक बात ये पढ़ सकते हो क्या होता है, दूसरा ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे नोट करोगे, ब्रेन सुपर कंप्यूटर फेस और उसके बारे में 1 2 दोनों बातें ऐसे करके नोट कर लेनी है। आगे आते हैं 3D प्रिंटिंग क्या है। 3D प्रिंटिंग यहाँ पर जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D
3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। 3D प्रिंटिंग यहाँ पर जो निर्माण है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें यहाँ पर डिजिटल फाइल से यहाँ पर त्रिआयामी जो 3D होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, प्रक्रिया क्या होती है इसकी प्रक्रिया जो होती है एडिटिव प्रक्रियाओं का उपयोग करके 3D प्रिंटिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बनाते हैं और एडिटिंग प्रक्रिया में इच्छित ऑब्जेक्ट्स बनाने की सामग्री की परतों को लेकर के जाल बिछाया जाता है और ऑब्जेक्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? 3D प्रिंटिंग जो है इसके क्या लाभ हो सकते हैं? एक तो यहाँ पर कल्पित ऑब्जेक्ट की तत्काल प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तुरंत डिजाइन कर सकते हैं इसको। और कार्बन पर यहाँ पर निर्भरता, जैसे कि यहाँ पर कामगार की संख्या घटती है तो यहाँ पर इसमें जो इसके उपयोग कर सकते हैं। मार्ग अनुकूल होगा, जैसे कि यहाँ पर तेजी से बदलाव किए जाएंगे मार्ग में तो भी इसको मदद कर सकता है। प्रभावी लागत क्या होगी इसमें परिचालन की दक्षता बढ़ती है ना, और यहाँ पर वेयर हाउसिंग की लागत भी बचत होगी। अधिक डिजाइन संरचना स्वतंत्रता, इसमें यहाँ पर जलनुमा डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। और अन्य जैसे पर्यावरण अनुकूल को लेकर, संधारणी को लेकर के, ठीक है, लोकेशन उत्पादन को मदद करने को लेकर के और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने को लेकर सक्षम बनाता है। ठीक है, आपसे बोलेगा 3D प्रिंटिंग में लाभ कि कौन कौन से लाभ इसमें से हैं। ये 4 तो 5 तो देगा, साथ में ये वाला नीचे वाला दे देगा, जिसमें आप सोचोगे कि ये नहीं है। कौन सा? आपसे बोलेगा कि ये जो ऑन डिमांड ऑन लोकेशन उत्पादन करने में भी संभव बनाएगा इसका लाभ, है ना। तो आप सोचोगे गलत है, मैं तो यहाँ नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे जो डीप में पॉइंट नीचे लिखा हुआ है ये अन्य जो है ये सब में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? 3D प्रिंटिंग के लाभ। ठीक है, 3D प्रिंटिंग के लाभ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सब पॉइंट आप ये नोट करो। थोड़ा थोड़ा इनके की पॉइंट अंदर के नोट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। राइट, ऐसे करके लिखना है, पूरा नोट नहीं करना है जैसे नोट बनाया। यहाँ पर आगे आते हैं 3D प्रिंटिंग इसके उपयोग क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके उपयोग में विनिर्माण, उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद जैसे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, प्रोटोटाइप आदि, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, कृत्रिम अंगों की यहाँ पर बायो प्रिंटिंग जैसे ऑर्गन, चिप आदि हो सकते हैं। ठीक है, इतिहास का अध्ययन, जीवाश्मों को फिर बनाने में मदद करेगा और प्राचीन कलाकृति को नकल बनाने में आसान हो जाएगी इसकी। फॉरेंसिक को लेकर के पैथोलॉजी साक्ष्यों में पुनः बनाना, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। तो यहाँ पर इसके उपयोग लिख सकते हो, क्या इसके 4 उपयोग है। ठीक है, आगे देखते हैं 4D प्रिंटिंग क्या है। 4D प्रिंटिंग यहाँ पर 4 जो डायमेंशन होते हैं उसको लेकर के ये 3D प्रिंटिंग से विकसित तकनीक होती है, जिसमें यहाँ पर समय से एक अतिरिक्त आयाम जोड़ा गया है। इसमें निर्मित वस्तुएं समय के साथ अपने आकार का कार्य में परिवर्तन कर सकती है। यह परिवर्तन पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे कि यहाँ पर उष्मा, ताप, प्रकाश, नमी आदि के यहाँ पर प्रभाव से होगा। ठीक है, आगे आते हैं स्टेबल कॉइन्स। ये क्या होते हैं? स्टेबल कॉइन्स के बारे में देखते हैं 2.5 में। स्टेबल कॉइन्स देखो क्या है, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। इसका मूल्य किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हो टेथर, ठीक है, जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई है। राइट, इसमें भुगतान करने वाली आसानी से तेजी आ सकती है, भुगतान करने में आसानी से तेजी आ जाएगी। और स्टेबल कॉइन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक फिएट समर्थित, क्रिप्टो समर्थित और गैर समर्थित एल्गोरिथम। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। इनकी कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है कि आगे क्रेडिट कुछ कर सकता है, जैसे कि एक साथ बड़े पैमाने पर निवेशक द्वारा धन निकासी का जोखिम हो सकता है ना, फ्रॉड भी हो सकते हैं उसमें। राइट, लूजशीलता कमी, अर्थात यहाँ पर अधिक मांग की स्थिति के साथ यहाँ पर अतिरिक्त तरलता, शीघ्र उत्पन्न मतलब शीघ्र यहाँ पर उपलब्ध कर सकना न पाना और धन शोधन का अधिक जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसके देखो चिंताएं, वो थोड़ा सा नोट, चिंताओं को नोट नहीं करना है, इनको पढ़ना है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं आगे, है ना। तो ये कुछ खास नहीं होते चिंता, लेकिन आपको पढ़ना होता है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और क्या यहाँ पर किससे किससे जुड़े हुए हैं। तो 3 पॉइंट ऊपर के 4 पॉइंट आप पढ़ने हैं। आगे भारत में क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो परिसंपत्ति का विनिमय। वर्तमान में भारत क्रिप्टो परिसंपत्ति के लिए कोई प्रत्यक्ष विनिमय नहीं है। हालांकि सरकार ने वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन के लिए एक व्यापक कराधान व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के जरिए VDA मतलब जो हमसे वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा VDA, इससे होने वाले पूंजीगत लाभ पर 30% कर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार VDA का अर्थ होता है कि क्रिप्टोग्राफिक के माध्यम से अन्य माध्यमों के उत्पन्न कोई भी जानकारी कोड संख्या या टोकन इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में ट्रांसफर होगी, स्टोर ट्रेड किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए क्रिप्टो करेंसी नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, ये 2023 में VDA के जो शोधन निवारण है उसके तहत यहाँ पर इसे दायरे में लाया गया था। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा नहीं पढ़ना है, इतना ध्यान नहीं देना है इसमें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस व्यवस्था के जरिए पूंजीगत लाभ को 30% लाभ पर लगाया जाएगा, है ना, ये बात पढ़ना है आपको।
और ये दो पॉइंट देखने हैं, ठीक है। ये नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर इथेरियम के बारे में बताया, यहाँ पर छोड़ दो उसको, बाकी ऊपर के पॉइंट देखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्नलिखित पर स्टेबल कॉइन्स के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट पहले मतलब इस जो स्टेबल कॉइन्स के बारे में विचार करना है, पहला कथन, दूसरा और तीसरा। पहले में बोलेगा इसमें भुगतान करने में आसानी होती है, लेकिन ये इसमें चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कट होते हैं, या जो बिटकॉइन की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कठिनाई होती है, ऐसा करके बोलेगा तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आसानी से और तेजी लाई जा सकती है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात बोलेगा स्टेबल कॉइन मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, गलत है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगली बात है, तीसरी बात बोलेगा यहाँ से स्टेबल कॉइन के यहाँ पर जो उदाहरण है मुख्य रूप से यहाँ पर टेथर, ठीक है, टेथर, जिनकी यहाँ पर अमेरिकी डॉलर, जिनकी यहाँ पर जो टेथर जो है ये यहाँ पर युआन से जुड़ी हुई है ना, युआन जो यहाँ पर करेंसी उससे जुड़ी हुई है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि डॉलर से जुड़ी हुई है। ऐसे करके पॉइंट आपसे शायद पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन और पॉइंट स्टेटमेंट में कि भारत में क्रिप्टो करेंसी संपत्ति के लिए कोई भी यहाँ पर प्रत्यक्ष विनियमन नहीं है, तो क्या होगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर भारत में क्रिप्टो संपत्ति के लिए कोई प्रत्यक्ष विनियमन नहीं है, राइट, ये बात याद रखनी। आगे आते हैं, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। देखो, एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे यहाँ पर ब्लॉकचेन कहते हैं। ये पब्लिक लेजर बही खाता के सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। इसे माइनिंग की प्रक्रिया से बनाया जाता है और इसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके यहाँ पर जटिल गणितीय समस्याएं हल की जाती हैं, जिससे यहाँ पर नए कॉइन्स बनाए जा सकेंगे। और उपयोगकर्ता इन मुद्राओं को ब्रोकर्स दलालों के खरीद सकते हैं और उन्हें फिर क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट्स में सुरक्षित रखकर खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर से कैसे काम करेगी, आप इस चीज़ पढ़ के थोड़ा सा देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन अगर यूपीएससी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखो क्वेश्चन बहुत डीप में जाके बनाएगा। क्रिप्टो करेंसी के यहाँ पर कैसे काम करेगी आपको बताना है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी जो होती है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी भी न्यूज़ में थी, ये कैसे काम करेगी, ऐसे क्वेश्चन देगा। कैसे काम करेगी, पहला स्टेटमेंट देगा, ये बोलेगा ये पब्लिक लेजर बही खाता के सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखेगी, पहली बात करेक्ट है। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के सिद्धांत पर काम करेगी, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात ये बोलेगा ये जो इसकी जो जटिल गणितीय समस्याएं हैं उसके कारण इसका उपयोग कम हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसे आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जटिल जो गणितीय समस्या है वो हल की जाती है और नए बिटकॉइंस बनाते हैं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्व की जा रही है ना। तीसरा पॉइंट बोलेगा कि यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है ये क्रिप्टोग्राफिक वॉलेट में सुरक्षित रखकर खर्च कर सकते हैं। जो उपयोगकर्ता होते हैं इन मुद्राओं को दलालों के माध्यम से नहीं खरीद सकते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि दलालों के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। तो इसे करके पॉइंट आपसे बनाएगा, पॉइंट बना के क्वेश्चन भी बना सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो क्वेश्चन। आगे आते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये क्या है, CBDC, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। CBDC एक नई यहाँ पर प्रकार की मुद्रा जो यहाँ पर केवल डिजिटल रूप में होती है, कागजी मुद्रा छापने के बजाय केंद्रीय व्यापक मुद्रा के रूप में सुलभ डिजिटल मुद्रा डिजिटल कॉइन जारी करता है, जिससे यहाँ पर डिजिटल लेन देन और धन अंतरण सरल सुगम हो जाता है। स्टेबल कॉइन की तुलना में CBDC प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संप्रभु समर्थन CBDC को कानूनी मुद्रा माना जाएगा। इसका अर्थ होता है कि सरकार इसे हर तरह के लेन देन में स्वीकार और मान्यता देगी, राइट। CBDC एक यहाँ पर विनियामक फ्रेमवर्क होगा, इसके तहत जो संचालित होती है, जिसमें यहाँ पर उपयोगकर्ताओं की या भुगताओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है। हालांकि यहाँ पर बहुत स्टेबल कॉइन्स में विनियामक फ्रेमवर्क निरीक्षण का भाव होता है, ठीक है। सीमा पार भुगतान सुरक्षितता को लेकर के यहाँ पर इसमें स्विफ्ट जैसे मध्यवर्ती निर्भरता को कम हो सकती है, ठीक है। कुछ 3 पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ने हैं कि क्या होती है और कैसे काम करती है। आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन बताता हूँ अभी मैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपका, CBDC डिजिटल क्या रुपया कहा जाता है, को डिजिटल रुपया कहा जाता है, ठीक है। यह RBI द्वारा डिजिटल रुपये या डिजिटल रूप में जारी की जाने वाली एक भौतिक नकदी के समान सुविधाएं होती है, जिसे उपयोग सुविधा RBI की गारंटी फाइनेंसिव ऑफ सेटलमेंट होता है, ठीक है। ये उपयोगकर्ताओं के डिजिटल वॉलेट स्टोर में रहती है और इसका उपयोग किसी भी भौतिक नोट की तरह प्राप्त करने, भेजने या लेने को लेकर के यहाँ पर कर सकते हैं। RBI वर्तमान में 2 प्रकार के CBDC रिटेल यहाँ पर होलसेल के लिए पायलट परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। रिटेल CBDC एक डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध होता है, राइट। होलसेल CBDC इसे बैंक और अनलाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थाओं के मध्य बैंकों के बीच भुगतान और प्रतिभूति लेन देन के लेकर उपयोग किया जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे 1 2 3 स्टेटमेंट।
क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके बारे में विचार करना है। ये यहाँ पर आरबीआई द्वारा डिजिटल रूप से जारी की जाती है और इसे भौतिक नकदी में समान सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे यहाँ पर आरबीआई की गारंटी फैसिलिटी होती है। वो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, ये भारत की सीबीडीसी को डिजिटल रुपया कहाँ पर कहा जाता है, ये भी बात से हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर ये बोलेगा कि ये उपयोगकर्ताओं की जो डिजिटल वॉलेट है उसमें रहती है, इसका उपयोग किसी भौतिक धन प्राप्ति को भेजने में सिर्फ यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जबकि धन प्राप्त करने में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो गलत होगा, क्योंकि भेजने, धन प्राप्त करने, लेन देन सब में यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे करके स्टेटमेंट पूछेगा आपसे। आगे आते हैं, अन्य सुर्खी यहाँ पर क्या है, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग। ये क्या देखते हैं इसको, देखो ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग ये क्या पर निर्धारित रेंज में मौजूद डिवाइसेस द्वारा निर्मित ब्लूटूथ क्लस्टर या मेश क्लस्टर्स पर काम करती है। ठीक है। दूसरी बात है, मेश नेटवर्क को मल्टी हॉप नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी होगी। इसमें डेटा की किसी भी डिवाइस से अन्य सभी डिवाइसेस तक जा सकती है। साथ ही यहाँ पर कई डिवाइस आपस में एक कम्युनिकेट भी कर सकती है। यदि एक डिवाइस भी खराब हो जाए तो नेटवर्क काम करता रहता है। मैसेज नोट्स जो तब यहाँ पर प्रसारित या ब्रॉडकास्ट को रिले किए जाते हैं जब तक यहाँ पर निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते। तो ये कुछ बात है जो आप इसके बारे में ब्लूटूथ मेश नेटवर्क के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। ये तो एक हो गया मैं समझने की बात कि हमें क्या होता है, इसको थोड़ी समझ बना सकते हैं। आगे लिखा है, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग संभावित क्या लाभ हो सकते हैं। केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। ठीक है। और इसके अलावा मैसेज टू एन्क्रिप्शन जो होता है उसमें नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। पंजीकरण आवश्यकता इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 2-3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ब्लूटूथ, मतलब पहला क्वेश्चन है इसी को लेकर के, ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट, ये केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता, इसमें केंद्रीय डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जैसे मैसेज पूरी तरीके से उपयोगकर्ताओं को डिवाइस पर संग्रह हो सके। तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड बात, इसमें बोलेगा इसमें एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और ये नेटवर्क से बाहर जा सकते हैं। गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे तो बाहर कैसे जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो गलत हो जाएगी ये बात। तीसरी बात है, इसमें पंजीकरण की आवश्यकता होती है और उपयोगकर्ताओं को ईमेल, फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आवश्यकता अकाउंट बनाने की नहीं होती है और पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बात आपको याद रखनी, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है, ये मेरा प्लेटफॉर्म अपने वाटरवर्थ नामक अंडर सी केवल प्रोजेक्ट मुंबई और विशाखापट्टनम में लैंडिंग साइट्स जहां केवल समुद्र जमीन से आती है उसके रूप में चुना गया। ये 5 प्रमुख महानदियों को जोड़ेगा। ये समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली विश्व की सबसे लंबी केबल परियोजना है। अंडर केबल्स के बारे में, अंडर सी केबल्स के बारे में देखते हैं। अंडर सी केबल्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है। इन्हें महासागर के नितल पर बिछाया जाता है और ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है और वैश्विक संचार संभव बनाती हैं। महत्व क्या होगा इनका, इनका महत्व कि अंडर सी केबल्स अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट की बुनियादी मानी जाती हैं। ठीक है। कुछ रीड करना है आपकी बातें, क्वेश्चन भी अपने आप से आप बनाना सीखो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आप बना सकते हो। क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं यहाँ से, बस टॉपिक आपको बताना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक छोटे छोटे से क्या किसके बारे में बात करी जा रही है ना। विक्रम 3201, ये अपने माइंड याद करने के लिए थोड़ा सा कहीं थोड़ा पॉइंट नोट कर सकते हो सब चीज़ों की, अगर तुम्हें याद करोगे तो एक बार देखो तो याद हो जाए। 3-3, 4-4 पॉइंट में छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं। राइट, आगे आते हैं। विक्रम 3201 भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 सेमीकॉन इंडिया 2025 प्रधानमंत्री के समक्ष यहाँ पर पेश किया गया है। विक्रम 3201 प्रोसेसर के बारे में देखते हैं। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का एक उन्नत संस्करण होगा। 16 बिट विक्रम 1601 माइक्रो प्रोसेसर का 2009 से इसरो के प्रक्षेपणयानों में एवियोनिक्स सिस्टम का उपयोग करा जा रहा है। ठीक है, ये पूर्णतः मेक इन इंडिया 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर है। इसे प्रक्षेपणयान कठोर पर्यावरणीय परिस्थिति के लिए अनुकूल बनाया गया है। विकासकर्ता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की सहायता से यहाँ पर इसका डिजाइन किया है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। आगे आते हैं, आगे फास्टैग, इसके बारे में देखते हैं। फास्टैग क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीकी का उपयोग किया गया था। ठीक है, RFID में टैग और रीडर्स दोनों होते हैं। राइट, जो यहाँ पर तरंगों की इस्तेमाल करके वस्तु को लोगों की जानकारी के पास फीड रीडर भेजते हैं और ये एक शॉर्ट रेंज तकनीकी होती है।
याद रखना है शॉर्ट रेंज तकनीकी है, लॉन्ग रेंज तकनीकी नहीं है। लॉन्ग रेंज तकनीकी होती तो दूर से यहाँ पर फास्टैग से ऐसे गाड़ी खड़ी होती, दूर से एक पैसे कट जाता है ना। तो लॉन्ग रेंज का नहीं होता है। पास जब देखो कि यहाँ पर कभी गए होगी कारवार में, तो यहाँ पर जैसे कि फास्टैग आता है, जो आपका टोल आता है, टोल टैक्स है ना जो लगा होता है, तो वहाँ पे जब आती है तभी जाके उसको स्कैन कर पाता है ना। मुश्किल से कुछ ना दूरी होगी, करीब यहाँ पे 50-60 मीटर की दूरी होगी इतना, राइट। तो लॉन्ग दूरी का नहीं होता है, याद रखना है, शॉर्ट रेंज का है। इसमें फास्टैग RFID टैग वाहन की फ्रंट विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है और फास्टैग से जुड़े अकाउंट सीधे टोल भुगतान हो जाता है। इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन घुमाने के लिए कहाँ से पूछेगा, ये तो पता है सबको फास्टैग क्या होता है। ये बोलेगा ये कि यहाँ पर फास्टैग जो है ये लॉन्ग रेंज की तकनीकी होती है, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तु के लोगों की जानकारी के पास रीडर को भेजती है। सेकंड बात, दोनों नए स्टेटमेंट हैं। तीसरा, इसका प्रबंधन बोलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोनों के द्वारा। तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बन सकता है ऐसा बनाएगा तो, क्योंकि सरल तो सबको पता है ना। आगे आते हैं डिजिटल ट्विंस। ये क्या होते हैं? डिजिटल ट्विंस यहाँ पर ये किसी भौतिक वस्तु की प्रक्रिया को एक डिजिटल रूप में प्रतिरूप होना, जिससे यहाँ पर उसके परिवेश डिजिटल संस्करण में संदर्भ में तैयार किया जाता है। ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, हटाते हैं पूरा टॉपिक। SSI मंत्रा, देखो वो टॉपिक को पढ़ना है जो हमारे लिए सिलेक्टेड है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अभी क्या करना है, देखो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ, जैसे कि जो बेस्ट यहाँ पर बेस्ट नहीं, जो MCQs हैं PIB, हाँ PIB के जितने भी MCQs हैं, PIB के जितने भी MCQs हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके कम से कम 500 क्वेश्चन बनाएंगे, 500 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। PIB मार्च 2025 से लेकर के और आपकी जनवरी 2026 तक कम से कम 500 क्वेश्चन का या 400 क्वेश्चन का या 300 क्वेश्चन ऐसे करके मैं एक पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ। तो वहाँ से आपका PIB का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो यहाँ से PIB का जो रहेगा साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, पहले साइंस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ से, क्योंकि हमको जो डेटा होता है साइंस टेक्नोलॉजी का ये सिर्फ करंट में मिलता है पढ़ने को ना, और स्टैटिक में इतना नहीं मिलता है। मिलता भी लेकिन बहुत लोग नहीं परचेज करते, नहीं खरीदते, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ना खरीदना कि कहाँ से लें। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर वो हो जाता है कि यहाँ पर कैसे लें, क्या पढ़ें, है ना। लोग अलग अलग कुछ बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है। जैसे हम लक्ष्मीकांत सबको पता है ना, तो वो सब बोलते हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी सब अलग अलग बोलेंगे। तो क्या करना है, उसको लेकर मैं आपको MCQs जितने अपन न्यूज़ में होंगे वो PIB के, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा। तो PIB की एक भी न्यूज़ नहीं छूटेगी साइंस टेक्नोलॉजी की, और मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अभी फ्रेम चल रहे हैं क्वेश्चन पे, तो जैसे रेडी हो जाएगा मैं आपको यहाँ से लेके आऊँगा। मार्केट में भी आपको अवेलेबल होगा, मार्केट से भी ऑर्डर कर सकते हो, ले सकते हो उसको। आगे आते हैं, फिलहाल देखते हैं इसमें SSI मंत्रा। ये क्या है, यहाँ पर SSI मंत्रा ने 10,000 किलोमीटर की दूरी पर विश्व की पहली हृदय टेली सर्जरी सफलतापूर्वक यहाँ पर की है। SSI मंत्रा के बारे में, ये भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली होती है। ये 3D हाई डेफिनेशन विजुअलाइजेशन डेटा आधार पर भावी परिणामों को विश्लेषण करेगी। कुछ खास नहीं है, हटाते हैं अभी। आगे आते हैं टॉपिक 3 में। आगे हम लोग ब्लैक होल विलय, ये क्या है देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर ब्लैक होल विलय, ये यहाँ पर जो न्यूज़ में था अभी, ठीक है। तो इसमें अन्य संबंधित तथ्य क्या है, इन ब्लैक होल्स की यहाँ पर विलय एक ऐसा ब्लैक होल बना है जिसका आकार सूर्य के आकार की तुलना में 225 गुना अधिक है, ठीक है। अब तक यहाँ पर अवलोकन किए गए ब्लैक होल विलय की सबसे बड़ी घटना है ये, और इस विलय का पता LVK वेधशाला नेटवर्क में लगाया जाता है। नेटवर्क में यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में लिको डिटेक्टर, इटली में विर्गो, जापान में कगरा शामिल है, ठीक है। नवीनतम यहाँ पर कोच GW231123 नाम दिया गया है। तो ऐसे कुछ खास नहीं है, बस ये पता होना चाहिए क्या यहाँ पर किसको किसको क्या नाम दिया गया, इतनी बात देखना है। कुछ डिप में याद नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना है इसका, ठीक है। नोट्स हमको किसका बनाना है, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या है, ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है, अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है, यहाँ से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता है। और ये गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड इसलिए होता है क्योंकि सभी पदार्थ एक छोटे स्थान से संपीड़ित होते हैं। ब्लैक होल प्रकाश को सर्जित या परावर्तित नहीं करते हैं, इसमें टेलीस्कोप की मदद से स्पष्ट नहीं दिखाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि वैज्ञानिक ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक होल के पास तारे और गैस में ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण किस तरह से प्रभाव डालेगा, राइट। ब्लैक होल का निर्माण क्या होगा, निर्माण में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादातर ब्लैक होल सुपरनोवा विस्फोट से नष्ट होने वाले एक बड़े तारे के अवशेष से बनते हैं, ठीक है। विशेष रूप से जब तारे बड़े होते हैं तो उनका कोर संकुचित होकर ब्लैक होल में बदल जाता है, और अन्यथा
कोर एक यहाँ पर अत्यधिक सघन न्यूट्रॉन तारे में बदल देता है। ब्लैक होल के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। 3 यहाँ पर टाइप इसके देख सकते हो। देखो यहाँ से जो मैंने टॉपिक आपको बोला कि यहाँ पे इतना छोड़ने के लिए, तो जो चीज़ छूट रहा है आपको यहाँ से, तो वो मैं आपको एमसीक्यूज में कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बनाना थोड़ा कठिन है, राइट। बनाएंगे तो फिर कुछ ऑप्शन कुछ और होगा। तो जितनी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं यहाँ से पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी लगाएंगे, तो ये चीज़ आपकी एकदम कन्फर्म सेट हो जाएंगी कहाँ पर क्या चीज़ें सही होगी, ठीक है। बाकी ये तो पढ़ते रहना है, राइट। यानी कि आपको एमसीक्यूज के चक्कर में भी नहीं छोड़ देना, नहीं, ये पढ़ना है भी है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एमसीक्यूज, मान लो अगर हमने इससे एक एमसीक्यूज बनाया, एक एमसीक्यूज इन सबको थोड़ी कवर कर पाएगा वो, है ना। तो इसलिए सब चीज़ें कवर करनी है, एमसीक्यूज तो अपना आता रहेगा, राइट। तारों का विकास कैसे होगा, ये कैसे होता है, आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक देख सकते हो कैसे तारे का विकास होता है। ग्रेविटेशनल वेव ये क्या है, ये गुरुत्वीय तरंगे स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें होती हैं। ये ब्रह्मांड की कुछ सबसे प्रचंड और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी 1916 में इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। इसकी यह प्रकाश की गति की यात्रा करता है। ये उच्च आवृत्ति पर यूनिवर्स वेव रहती है और यहाँ पर एक ब्रह्मांडी गूंज उत्पन्न करती है। ग्रेविटेशनल वेव पहली बार खोज 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव और इंग्लिश में क्या नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, ऑब्जर्वेटरी है ना, लिगो से खोज हुई थी। तो यहाँ से याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या याद रखना है, पहली बार कब खोजा गया था, है ना, और यहाँ पर किसको लेकर खोज हुई थी, जो लिगो है, लिगो ऑब्जर्वेटरी को लेकर यहाँ पर खोज किया गया था, ठीक है। कुछ वर्ड देखो यहाँ पर इंग्लिश में वही समझ है, जैसे यहाँ ऑब्जर्वेटरी लिखा है ना, तो बहुत थोड़ा सा पढ़ने में मेहनत लगनी पड़ती है कि यहाँ ऑब्जर्वेटरी लिखा है, ऑब्जर्वेटरी लिखा है, तो इंग्लिश में वर्ड होता है, तो ये चीज़ आपको समझ आएंगे क्या लिखे हैं, इंग्लिश में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, जो ऊपर मैंने बात बताई थी आपको, वो बात यहाँ से पढ़नी है ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक होल का निर्माण, ब्लैक होल के प्रकार क्या हो सकते हैं, राइट, इतनी चीज़ आप पढ़ सकते हो इसकी। आगे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंग के उत्तरदायी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क है। ये इसलिए यहाँ पर उत्तरदायी क्योंकि यहाँ पर जब कोई तारा असममित रूप से विस्फोट होता है तो इसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब 2 विशाल तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं तो क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण तरंग बनेगी। और यहाँ पर जब 2 ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पर आपस में विलय हो जाते हैं, और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे विलय हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर चारों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है। आगे यहाँ पर है, इसमें बोला ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन नेटवर्क, ये क्या है, यहाँ पर लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला लिगो, ये अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर पूर्णतः समर्थित दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं की। वर्तमान में इसके 2 डिटेक्टर हैं, ठीक है, हैनफोर्ड और वाशिंगटन लिविंगस्टन। यहाँ पर लिगो इंडिया को यहाँ पर सहयोग से विकसित किया जा रहा है। हाँ, लिगो इंडिया NSF के सहयोग से महाराष्ट्र में हिंगोली में विकसित किया जा रहा है, और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इससे साथ मिलकर इसे विकसित किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं टॉपिक में, देखते हैं। और न्यूट्रिनो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रिनो। इसमें देखते हैं न्यूट्रिनो क्या है। ये वेधशाला 700 मीटर गहराई पर स्थित है, ठीक है। अधिकांश न्यूट्रिनो वेधशालाएं इसलिए भूमिगत बनाई जाती हैं ताकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह कणों को रोक सके, और इनमें म्यूऑन्स जैसे जो कण होते हैं उन्हें होने वाला हस्तक्षेप को कम किया जा सके। और म्यूऑन्स एक प्रकार के प्राथमिक उपपरमाणविक कण होता है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, ठीक है। जूनो मुख्य उद्देश्य क्या होगा जूनो का, जूनो क्या, देखो द्रव्यमान क्रम जो होता है ये निर्धारित करना है इसका, ठीक है। एक लक्ष्य होता है, ये 3 प्रकार के न्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान को निर्धारित करेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 प्रकार के कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा म्यूऑन न्यूट्रिनो और तीसरा टाउ न्यूट्रिनो, है ना। ये क्या करेगा, द्रव्यमान जो है ये इनको, जो न्यूट्रॉन के 3 प्रकार हैं इसको निर्धारित करेगा। दोलन आवृत्ति क्या होती है, इसका उद्देश्य होता है कि न्यूट्रिनो जो होते हैं इसकी दोलन की आवृत्ति को मापना, यानी कि यहाँ पर यह पता लगाना कि यहाँ पर न्यूट्रिनो कितनी बार एक प्रकार में दूसरे प्रकार से बदल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत। न्यूट्रिनो के कुछ बारे में देखते हैं। ये प्रकृति में उपपरमाणविक कण होते हैं, इसे यहाँ पर अक्सर घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, राइट। इसमें कोई यहाँ पर विद्युत आवेश नहीं होता है, इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, उपस्थिति क्या होती है, ये फोटोन आवेश के कण के बाद यहाँ पर दूसरे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एक कण होते हैं। साथ ही यहाँ पर ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण जिनका द्रव्यमान होता है, ठीक है। द्रव्यमान होता है, आपसे बोलेगा नहीं होता है, ठीक है। तो की पॉइंट नोट करना है।
पता लगाना इनका आसान हो जाएगा कि यहाँ पर पता लगाना मुश्किल होगा इनका कि क्योंकि यहाँ पर ये कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से यहाँ पर साथ अंतरक्रिया करते हैं, इसलिए इनका जो पता लगाना मुश्किल होता है। इनकी विशेषताएं क्या होती है? ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में भी यहाँ पर अप्रभावित रहते हैं और ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति और सीधी रेखाओं को गमन करते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ से आपको पढ़ने न्यूट्रिनो के बारे में। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिनो के बारे में, कम से कम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में। यहाँ पर आप इसको टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं अन्य प्रमुख यहाँ पर न्यूट्रिनो की वेधशालाएं, जैसे कि यहाँ पर कार्जियो ट्रिटियम न्यूट्रिनो, ये वेधशाला जर्मनी में अवस्थित है, ठीक है। भारत में न्यूट्रिनो स्थित वेधशाला, इसे यहाँ पर DAE और DST द्वारा पर वित्त पोषित किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होगा शायद से, है ना, हाँ ठीक है। ये बॉडी वेल्स हिल्स तमिलनाडु में अवस्थित है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, ये दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित पहला डीप आइस कॉस्मिक न्यूट्रिनो डिटेक्टर होगा। तो ये कुछ बात आपको देखनी है, वैसे इंपॉर्टेंट UPSC तो नहीं पूछेगा, बस 2 बातें इसके लेकर पूछ सकता है भारत के पक्ष में, और ये जो पहली बात है। आगे आते हैं यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है, सामान्य तथ्य देखते हैं इसमें। 2025 के लिए फंडामेंटल फिजिक्स का ब्रेक थ्रू पुरस्कार संयुक्त रूप से 70 से अधिक देशों को शोधकर्ताओं को प्रदान किया गया था। ये सभी शोधकर्ता CERN के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के 4 सहयोगी जो प्रयोग होते हैं उससे सम्मानित होगा। शोधकर्ताओं को निम्नलिखित उपलब्धियां का पुरस्कार किया गया, जैसे कि यहाँ पर अंतःक्रिया करने वाले एक नए प्रबल कण की खोज की थी, इसलिए दुर्बल प्रक्रियाओं को लेकर मैटर एंटीमैटर विसंगति को अध्ययन करने के लिए दिया गया था, ठीक है। और CERN मतलब यहाँ पर यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के बारे में, जैसे कि यहाँ पर CERN के बारे में देखते हैं ये क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक क्या है संगठन है। इसकी स्थापना उच्च ऊर्जा कण जो भौतिकी होती है, भौतिकी यहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स फिजिक्स होती है, इसके सहयोगी अनुसंधान हेतु की गई थी। अवस्थिति क्या होगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड के पास, फ्रांस स्विट्जरलैंड की सीमा पर। सदस्य कौन होगा? 23 सदस्य राष्ट्र, 10 एसोसिएट सदस्य राष्ट्र होंगे। प्रमुख उपलब्धियाँ क्या होंगी इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ होंगी HSC मतलब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ने हिग्स बोसॉन, जिसे गॉइड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता था, इसके अस्तित्व में पुष्टि की थी। हिग्स बोसॉन के एक यहाँ पर उप परमाणु कण है, जिसे पहली बार भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स और अन्य लोगों द्वारा सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन किया गया था। और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास करना, मतलब WWW इसका विकास करना। तो CERN के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। आगे देखते हैं CERN LHC के बारे में। CERN LHC क्या है? देखो, ये विश्व का पहला बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकुलर एक्सेलेरेटर है, ठीक है। इसमें 27 किलोमीटर लंबी रिंग है, जिसमें यहाँ पर अतिचालक चुंबक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट लगे हैं, और इसमें कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक्सेलेरेटर उपकरण भी शामिल होते हैं। इसी एक्सेलेरेटर के अंदर 2 उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल्स बीम्स को यहाँ पर प्रकाश की गति करीब यहाँ पर यात्रा कराई जाती है और फिर एक दूसरे के से टकरा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। आगे आते हैं गैर एंटीमैटर विसंगति, ये क्या है? CERN के वैज्ञानिकों ने पहली बार बेरियानो में CP वायलेशन उल्लंघन अवलोकन किया है। इसे ब्रह्मांड मैटर एंटीमैटर विसंगति को समझने में सफलता मिल सकती है। CP समरूपता क्या होगी? इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है, तो दर्पण में देखा जाए तो यहाँ पर भौतिकी के लिए नियम को बदलाव नहीं होगा। मैटर एंटीमैटर विसंगति के बारे में, यह ब्रह्मांड में अवलोकन की गई उस विसंगति को दर्शाता है जिसमें मैटर की मात्रा एंटीमैटर की तुलना में कहीं अधिक है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार बिग बैंग परिघटना के समय मैटर और पर एंटीमैटर की समान मात्रा बननी चाहिए थी, लेकिन आज जो ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं वो लगभग पूरी तरह से मैटर भरा हुआ है और यहाँ पर एंटीमैटर लगभग अनुपस्थित है, ठीक है। वैसे कुछ पूछेगा नहीं एंटीमैटर के बारे में, एक बार देख सकते हो कि क्या होता है ना। ये 2 पॉइंट आप देख सकते हो क्या होता है, बाकी आपको रीड नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने इसके, राइट। आगे आते हैं, देखो हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, कुछ चीज़ आपको अपने माइंड में भी सेट करनी है कि क्या है ना। जब ऐसे नहीं पढ़ना कि आप पढ़ते जाओ याद कुछ नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को समझ के याद करोगे, जैसे लेकर जो CERN वैज्ञानिकों ने पहली बार यहाँ पर इसका उपयोग किया था और यहाँ पर ये समझने में सफलता मिल सकती है। तो अपने आप में सोचो इसको क्या ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है कि आपको चीज़ें याद रहें, राइट। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है समान पदार्थ। इसमें क्या है देखते हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड में समान पदार्थ का वितरण कैसे होगा। 76% अंतरा मंदाकिनी माध्यम से
ये आकाशगंगाओं के बीच पतली गैस होती है, ठीक है। और 15% आकाशगंगा प्रभामंडल में ये आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्र होते हैं। 9% आकाशगंगाओं के भीतर इसमें तारे, ग्रह, गैस, धूल, कण, विशाल कण, बादल, ये सब शामिल होते हैं जो सभी गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं, ठीक है। समान पदार्थ देखते हैं। इसमें गैस, धूल, तारे, ग्रह और यहाँ पर रोजमर्रा के पदार्थ जैसे जल शामिल हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। डार्क मैटर के विपरीत समान पदार्थ बेरियन, जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट याद रखने हैं इसके। डार्क मैटर ये एक रहस्यमय पदार्थ है जो ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थ का लगभग 85% बनाता है, लेकिन यहाँ पर अदृश्य रहता है क्योंकि यहाँ पर यह प्रकाश के साथ परस्पर कोई क्रिया नहीं करता है। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है, ठीक है। डार्क मैटर समानता पदार्थ के साथ बहुत कमजोर या बिल्कुल भी परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। समानताएं क्या होती हैं इनकी समानताओं में दोनों पदार्थ होते हैं जिनका यहाँ पर अर्थ है कि यहाँ पर उनमें द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं, दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात इंपॉर्टेंट है कि समानताएं क्या होती है, राइट। और यहाँ पर ये बात दे सकते हो कि ये किससे बना होता है। 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। चौथी बात एक ये, ठीक है। तो 4 बातें आपको यहाँ से सिर्फ पढ़नी है इतने में। 4 ही बातें हैं भी, वैसे ऊपर वाला छोड़ना है ना। आगे आते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है उसके बारे में डेफिनेशन क्या है। रेडियो तरंग आवृत्ति में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक चमकदार और क्षणिक विस्फोट होता है। ये आमतौर पर हमारी आकाशगंगा से परे आकाशगंगाओं से घटित होते हैं, आकाशगंगा में घटित होते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या होती है फास्ट रेडियो बर्स्ट, है ना। डेफिनेशन लिखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो फास्ट रेडियो बर्स्ट है इसकी अवधि कुछ मिली सेकेंड तक ही, कुछ सेकेंड तक होती है, कुछ मिली सेकेंड से कुछ सेकंड तक होती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है इसका, ठीक है। अलग से पॉइंट दे रखा है ये, इस टॉपिक का पॉइंट नहीं था लेकिन यहाँ पर अलग से दे रखा है इसमें। आगे आते हैं फास्ट रेडियो जो बर्स्ट है इसके रहस्य को सुलझाने में मदद कैसे की थी, क्योंकि यहाँ पर कॉस्मिक जो यहाँ पर फ्लैश लाइट्स है इस ग्रुप में काम किया था, ठीक है। ये क्या है, ये अलग अलग तरंगों में तरंग दैर्ध्य में परिगणित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को फैला देता है वैसे ही, और प्रकीर्णन की डिग्री उनके मार्ग के पदार्थ की मात्रा को दर्शाती है, राइट। जो FRB है ये कॉस्मिक वेव में पदार्थ वितरण का प्रथम प्रत्यक्ष माप प्रदान करता है और विश्वसनीय जो ब्रह्मांडी होते हैं उसमें अन्वेषण में स्वयं को सिद्ध किया जा सकता है। तो कुछ ये पॉइंट है याद रखने हैं। आगे आते हैं टॉपिक नंबर 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निसार उपग्रह है। निसार उपग्रह के बारे में देखते हैं। देखो निसार उपग्रह जो है ये एक ग्लोबल माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है जो यहाँ पर L और S बैंड पर काम करेगी, ठीक है। ये पूरी तरह से पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमीटर डेटा प्राप्त करने में क्षमता रखती है। ये यहाँ पर विश्व का पहला भूअवलोकन उपग्रह होगा जिसे यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म में L बैंड और S बैंड जो SAR है इसको एकीकृत किया गया है, ठीक है। निसार के बारे में देख सकते हो क्या है 1 2 3 4 5 पॉइंट। उतने बड़े बड़े पॉइंट नोट नहीं करने आपको, जैसे कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट को समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन तथा भूमिगत जल भंडार जो है, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जलाशय में परिवर्तन से संबंधित अवतल उत्थान से जुड़े भूमि के सतह पर विरूपण में टैंकी करता है। आप क्या लिखोगे सीधे से निसार के मिशन के महत्व को लेकर के यहाँ पर लिखोगे आप, इसमें जुड़े भूमि के सतह के विरूपण को ट्रैकिंग करने में सहायता करता है, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या लिखोगे इसमें लिखोगे जो ग्रीनलैंड है और अंटार्कटिक के हिमावरण को मानचित्रण करने में मदद करता है, ठीक है। आर्द्र भूमि में क्षेत्र को लेकर अंडाने और बदलाव को समझता है। सक्रिय फसलों को विस्तार से मापता है, ठीक है। काष्ठी यहाँ पर जो बायोमास इसको परिवर्तन करने में ट्रैक करता है। तो ऐसे करके पॉइंट नोट कर सकते हो निसार के महत्व को, राइट। क्वेश्चन पूछ सकता है निसार के इनमें से कौन कौन से निसार के महत्व है, ये कौन से निसार के महत्व को नहीं बताता है, ऐसे करके जब आपको पता होगा तो पाँचों बात अगर पता होगी तो ही आप यहाँ पे हाँ भी कर पाओगे, नहीं भी कर पाओगे, राइट। आगे इसरो और अमेरिकी एजेंसी, हाँ इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिलकर इसे विकसित किया है, ठीक है। इसलिए निसार रखा गया है एन और नी ये और सार SAR NI SAR ये आधा इसरो का। तो इसमें नासा के L-बैंड रडार, GPS रिसीवर, हाई रेट टेलीकॉम सिस्टम ये सब यहाँ पर इसमें क्या है प्रदान किए गए। प्रक्षेपण यान इसरो का भूतलकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान होगा। इसमें श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये कक्षा क्या होगी इसकी ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा। यहाँ पर यह पहली बार है जब GSLV के रॉकेट
को 743 किलोमीटर की तुल्यकालिक जो कक्षा है उसमें यहाँ पर स्थापित करके उपयोग किया गया है। अगला है सामान्यतः GSLV का उपयोग जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा में स्थापित करने को लेकर यहाँ पर किया गया था। ये कक्षा ये कक्षा उत्तरी से पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, सूर्यतुल्यकालिक कक्षा एक यहाँ पर विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है और इस कक्षा में स्थापित उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों में गमन करते हुए सूर्य के साथ समकालिक होते हैं और इसका अर्थ है कि यहाँ पर उपग्रह हमेशा सूर्य के सापेक्ष एक ही स्थिति में दिखाई देंगे। तो वैसे कुछ खास नहीं है इतना, ऊपर बस ये दोनों याद रखने थे। और यहाँ पर किसके साथ मिलकर बनाया गया था ये, और ये पहले ये वाला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट आपको पढ़ने यहाँ से। आगे आते हैं, मिशन की अवधि याद रखनी है 5 वर्ष से, राइट। तकनीकी कुछ विशेषताएं इसमें, ये भी आपसे नहीं, हाँ ये पूछ सकता है ये वाला। रिपीट साइकिल, इसमें यहाँ पर निसार प्रत्येक मिशन या प्रत्येक 12 दिन में हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा जिससे यहाँ पर भूमि पर होने वाले परिवर्तन की निगरानी की जा सके। बस ये पॉइंट आपको पढ़ना है और ये सब छोड़ना है। ठीक है, आगे आते हैं, तो लिखते जाओ पॉइंट आप, तकनीकी विशेषताओं में सिर्फ ये पॉइंट आप नोट करोगे। आगे लिखते हैं एंटीना और रेजोल्यूशन, ये क्या है, इसमें यहाँ पर उपग्रह 12 मीटर व्यास वाला एक रिफ्लेक्शन एंटीना होता है, ये बात आपको नोट करना है। अब ओपन डेटा नीति, ये क्या होता है, ये उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए निःशुल्क उपलब्ध होती है जिससे यहाँ पर विकासशील देशों में लाभ होगा। ये देखो इसलिए मैं नोट करने को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस मैगजीन में रहेगा, तो आप मैगजीन आप जैसे पढ़ोगे पेपर टाइम पे ओपन करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी, सोचोगे अभी पढ़ लो अभी पढ़ लो, तो इसलिए मैं नोट्स रेडी करा रहा हूँ, इसको आप बाद में पढ़ सको आसानी से। ठीक है, आगे गगनयान मिशन, इसरो गगनयान मिशन को लेकर पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर उस पैराशूट प्रणाली को मान्य करना था जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से वापस लाएगी। क्या है गगनयान प्रोग्राम, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं, और बस इतनी बात याद करना है इसमें। आगे देखते हैं, और आगे इसको याद करना है आपको, जैसे कि इसके घटक क्या होंगे। प्रक्षेपण यान मार्क 3 LMV-3 के तहत यहाँ पर नाम से ज्ञात 3 चरण वाला एक रॉकेट होगा। इसी कक्षीय मॉडल क्या होगा, इसमें क्रू मॉड्यूल्स और सर्विसेज मॉड्यूल शामिल होंगे। AI से चलने वाली गनगॉइड, फीमेल रोबोट, व्योममित्रा, आधि मनुष्य जैसी गगनयान जो है इसका पहला बिना यात्री वाला मिशन पूरा करेगा ये। इस प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई का निर्माण भी शामिल किया गया है। गगनयान सफल प्रमोशन भारत, US और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसमें अपन मानव यान प्रमोशन किया गया है। तो ये कुछ बातें इसके घटक हैं जो कंपोनेंट्स हैं इसके, ये आपको पॉइंट करके छोटे छोटे से लिखने हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसमें क्या, अगर आपने कहीं से क्लास कर रखी सब आपने डीप में जो डेटा पढ़ रखा है तो ठीक है, तो नहीं लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ से स्टैटिक भी ऐड करके करे गए हैं। अगर आपको लिखा हुआ है तो छोड़ सकते हो पॉइंट, है ना, कुछ कुछ पॉइंट जो लिखे हुए हैं सब पूरा नोट नहीं करना है। अगर आपके पास लिखा है तो, नहीं लिखा है तो आपको नोट करना है ना, याद करनी बात ये। आगे आते हैं, BS भारत का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा और इसे कुल 5 मॉड्यूल होंगे इसमें। ठीक है, ये 2 बात याद रखनी है, बस इतना, ये सब छोड़ना है। आगे आते हैं 4.3 आदित्य L1 मिशन, ये क्या है, आदित्य L1 मिशन के बारे में, ये भारत का पहला समर्पित सौर मिशन होगा। इसे 2023 में PSLV C-57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य क्या होगा, कोरोना तापन व सौर पवन त्वरण, सौर ज्वालाओं और अपर पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम, सौर वायु वितरण, तापमान इस करके यहाँ पर इसकी आदि को समझाता है। ठीक है, ये बस अपने माइंड में रखना है, इतनी चीज़ें नहीं, सिर्फ ये बात रख सकते हो, ये रख सकते हो, वायु वितरण का तापमान तक यहाँ तक ये इतना। ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप। उपयोग क्या होगा, इसके उपयोग की अवधि 5 वर्ष होगी। ठीक है, 7 पैलेट्स होंगे इसमें, कौन कौन से, इसमें 7 पैलेट्स होंगे, रिमोट सेंसिंग पैलेट्स। ठीक है, और इन सीटू पैलेट्स आदि यहाँ पर आदित्य सोलर जो विंड है पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट ही है। तो 2 बात यहाँ पे पॉइंट आप नोट कर सकते हो इसके। आगे लिखा है, इसी सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक हेलो ऑर्बिट प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया गया था और हेलो ऑर्बिट पृथ्वी के लगभग 1.5 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से आप पढ़ोगे, ये वाला पॉइंट अपने आप से आप इसको रीड करोगे, रीड करके कुछ अपना नोट्स अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट बनाना तो आप बना सकते हो, होमवर्क है छोटा सा ही आपका। आगे आते हैं, अन्य सौर मिशन कौन कौन से, हिनोतोरी ये है एक मिशन, सोलर पार्क प्रोब ये मिशन है, और
जिसमें से दोनों इंपॉर्टेंट ऊपर वाले, बस ये दोनों पढ़ने, इसको छोड़ दें। ठीक है, आगे आते हैं। स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन क्या है? ये इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डॉकिंग, देखो जो मैं बताता जाऊँ पहले आप एक बार पूरी रीड करते जाओ, मैगजीन बताता जाऊँ, जो चीज़ ऐड करनी है वो लिखते जाओ। आपके पास मैगजीन अगर है, मैगजीन होनी भी चाहिए साथ में, तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। मैगजीन के साथ आप देखते जाओ क्या क्या मैं क्या क्या कट कर रहा हूँ, उसको वहाँ से कट कर दो। उसके बाद आप वो चीज़ें लिखनी है, उस चीज़ों को आप अपना नोट्स बना के या उसी मैगजीन में कहीं साइड में ऐड करके पेज को लिख सकते हो। ठीक है, इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, अगर आप अभी करते हो फिर बाद में ये इसको नोट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, यहीं कहीं आप करते जाओ। राइट, और वीडियो को देखते रहो और अपना जो मैं बताता जा रहा हूँ पॉइंट लिखते जाओ, पॉइंट को ऐड करते जाओ, है ना, ऐसे करो। अगला यहाँ पर इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित यहाँ पर डॉकिंग तकनीकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी तब जरूरी होती है जब समान मिशन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट सैंपल लॉन्च करने की आवश्यकता होती है। स्पेसएक्स मिशन के बारे में देखते हैं। प्राथमिक इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में लघु उपग्रह जो चेजर हैं और यहाँ पर XD2 टारगेट, इनकी यहाँ पर डॉकिंग को लेकर सोचा है यहाँ पर उपग्रह से, ये से नहीं पूछेगा, हटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। और ये भी हटाते हैं। ये नीचे वाला पूछ सकता है आपसे, जैसे कि बोला है मिशन का महत्व क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट इसके, क्योंकि रणनीतिक अंतरिक्ष क्षमता इसमें और इसकी जो राष्ट्रीय उपलब्धि है, इसका महत्व कि यहाँ पर ऑर्बिटल डॉकिंग तकनीकी के भविष्य की जो मानव अंतरिक्ष उड़ान है उसमें सैटेलाइट और इसके मरम्मत जैसे मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने को बेहतर जरूरी होगा। ये किसका मिशन है, मतलब महत्व है इसका। अगला, इससे क्या महत्व होगा, ये राष्ट्रीय उपलब्धि इस मिशन के साथ भारत और विश्व का चौथा देश बन गया है। भारत विश्व का चौथा देश बन गया जिसने यहाँ पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग सफलतापूर्वक अर्जित की है। इससे पहले ये उपलब्धि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, 3 पर चीन है, दूसरे पर रूस है, पहले पर अमेरिका है और चौथे पे भारत हो गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट इसके मिशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट है महत्व। बाकी जितना मैंने बताया सिर्फ उतनी चीज़ें आपको नोट करते जाना है। ठीक है, अगर आपके पास मैगजीन से ही पढ़ना है तो इसी चीज़ को आप हाईलाइट करते जाओ, यहाँ लिखते जाओ। कुछ यहाँ पर अगर पेज ऐड करने तो छोटे छोटे से यहाँ पर A4 पेपर के 4 भाग काट लो ऐसे करके कैंची से, और 4 भागों में एक एक करके यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर लिखना है तो इसको लिख के यहाँ पर स्टेपल मार दो साइड में, यहाँ से लिख के स्टेपल मार दो, यहाँ लिख के अगर इसका इंपॉर्टेंट स्टेपल मार दो, टॉपिक का नाम लिख दो 4.2 या 4.3 ऐसे करके, तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो। राइट, टाइम अगर कम है या फिर आप यहीं पर बनाना चाहते हो मैगजीन में ही नोट्स दो। अगला है 4.5 चंद्रयान 3। देखो चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 2 2019 में अनुवर्ती मिशन है। ये चंद्रमा के मिशन जो ध्रुवी है उसके पास, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया था। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद यहाँ पर प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक तैनात किया गया। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश यहाँ पर भारत बना है। ठीक है, हाल ही में जापान चंद्रमा पर अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून उतारने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, संबंधित सुर्खियां देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या पूछेगा आपसे वो देखते हैं। हाँ, यहाँ से ये पूछ सकता है, ऊपर को छोड़ दो ये पॉइंट। चंद्रमा सुदूरवर्ती भाग फॉर साइड के बारे में, ये चंद्रमा का वह गोलार्ध है जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है और इसी कारण यहाँ पर प्रायः डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है इसे। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारी लॉकिंग में होता है और इस भाग में निकटवर्ती भाग की तुलना में मोटी परपटी और अधिक क्रेटर गड्ढे का कम लावा जो होते हैं वो मैदान में पाए जाते हैं। और चंद्रमा के यहाँ पर सुदूरवर्ती भाग तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक सुदूर उबर खबर यहाँ पर भूभाग होता है इसका, और विशाल क्रेटर और समतल जैसे जो सतह होती है उसके यहाँ पर कमी के कारण लैंडिंग इसकी कठिन हो जाती है। तो 2 पॉइंट यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट है, और एक बार इसकी जो बात बता रहा है ये बात आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ से देखते हैं। एक्सियम 4 मिशन है, इसके बारे में देखते हैं। एक्सियम 4 मिशन के बारे में, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए यहाँ पर नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ये टेक्सास स्थित स्टार्टअप्स कंपनी एक्सियम स्पेस के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 14 दिवसीय मिशन था। इसके तहत यहाँ पर फ्लोरिडा स्थित यहाँ पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में फॉल्कन 9 प्रक्षेपण यान द्वारा स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया था। मिशन की कुछ विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य इसका क्या होगा, भारत पेलोड और हंगरी के लिए यहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी का साकार करेगा। ठीक है, और ये हटाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसका आधा पॉइंट देखो। ये देशों की अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मिशन होगा जहाँ 40 वर्षों बाद दूसरा सरकार प्रायोजित मानव को लेकर उड़ान भरेगा। तो ये बात सही है, इंपॉर्टेंट है इसकी। और
शुभांशु शुक्ला ISS पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने साथ ही 1984 में राकेश शर्मा के बाद स्पेस पर जाने वाले दूसरे भारतीय बने। तो ये इतनी सी बात, और एक ये बात दो, तीसरी बात ये, तीन बात आपको से मिशन की विशेषताएं से पढ़नी है। इसरो द्वारा संचालित प्रमुख यहाँ पर अनुसंधान गतिविधियां जैसे कि यहाँ पर फसल में वृद्धि, साइनोबैक्टीरिया, अंतरिक्ष सूक्ष्म शैवाल, माइयोजेनेसिस, टार्ट्रिग्रेड्स, ये क्या है, इनके द्वारा संचालित कुछ अनुसंधान है, गतिविधियां है ना, ये यहाँ पर नोट कर सकते हो छोटे छोटे से पॉइंट बना के। आगे आते हैं। देखो अगर क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछेगा इस टॉपिक से, को जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद रख लो, ठीक है। तो इस वजह से इतनी पूरी चीज़ें आप कवर करते हो जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, राइट। अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है जो यहाँ पर निम्न भूकक्षा LEO में स्थित है। ISS के बारे में प्रमुख साझेदार यूरोप, अमेरिका, नासा, जिसके नासा जो है जापान, जाक्सा, कनाडा CSA के रूप में ये दिखाई गई हैं। रूस रोसकॉस्मोस, ये पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सबसे बड़ा कृत्रिम पिंड है और ये अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला के समान इसकी कक्षीय पथ, ऐसा कि यहाँ पर पृथ्वी के 90% सदी के बर्फीले क्षेत्रों में से ऊपर से गुजरता है। तो 1, 2 और तीनों पॉइंट यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, वो 4 पॉइंट ऊपर वाले, बाकी और जो मैंने बताया वो, तो सब अलग अलग पॉइंट बना के आप लिखते रहो, या इसी में आप मैगजीन में लिख रहे हो तो मैगजीन में भी अपना इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके पॉइंट लिख दो। आगे आते हैं 4.7, भारत का पहला वाणिज्यिक भूपरीक्षण सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, ये देखते हैं। पिक्सेल स्पेस इंडिया, ये क्या है, ये पिक्सेल स्टेट के नेतृत्व में करने वाले समूह ने इन स्पेस प्रस्ताव की बोली प्रक्रिया में सफलता हासिल की है। ये समूह कॉर्सेटियस सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत यहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक भू प्रक्षेपण प्रणाली होगी है, ठीक है। यहाँ पर है पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम, पियर साइट स्पेस, सेटश्योर, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होंगी। वैसे कुछ यहाँ से नहीं पूछेगा, हटाते हैं। और ये देख सकते हो इन्फोग्राफिक में भू अवलोकन उपग्रह के प्रयोग, जो भू अवलोकन होते हैं उसके जो उपग्रह होते हैं उससे क्या उपयोग हो सकते हैं, पृथ्वी विज्ञान में उपयोग कर सकते हैं हम लोग, आपदा प्रबंधन में उपयोग कर सकते हैं। कैसे आपदा प्रबंधन कैसे उपयोग कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भू अवलोकन उपग्रह का उपयोग कर लेकर इनमें से विचार कीजिए कि कौन सा यहाँ पर इसमें उपयोग कर सकते हैं। आपसे नहीं बोलेगा पृथ्वी विज्ञान में, आपसे बोलेगा अंदर डीप वाला पॉइंट, ये बोलेगा कि मानचित्र कला और महासागर विज्ञान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आप सोचोगे मैंने तो पढ़ा था मौसम विज्ञान अंतरिक्ष, है ना, यह पढ़ा था पृथ्वी विज्ञान। तो एक एक अंदर के पॉइंट यहाँ से पूछेगा, जो कठिन पॉइंट है उसको UPSC उठाएगा और बोलेगा आपदा प्रबंधन में इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भूकंप आने को लेकर के, है ना, ऐसा करके देगा कठिन पॉइंट। आगे भूवैज्ञानिक संसाधन को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर खनिज का मानचित्रण करना। तो ये की पॉइंट अंदर के जो लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पूरा नोट करना है। क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा, वैसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से भू अवलोकन उपग्रह को लेकर UPSC पूछेगा इस पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में थी बहुत बार, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें भी पूछा था, PIB में भी 2-3 बार न्यूज़ में था, है ना। तो यहाँ से टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट की टर्म्स के नोट करते चलो, अगर क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है आपको ये, ठीक है। आगे आते हैं आगे यहाँ पर है प्रस्तावित यहाँ पर भू पर्यवेक्षण उपग्रह प्रणाली के बारे में, ये हटाते हैं इसको, ये देख सकते हैं EO, ये भी नहीं पढ़ना है। देखो जितना पढ़ना था ऊपर मैंने आपको बताया, ये पॉइंट जो है, ठीक है, और एक ऊपर इतना, ये इसको देख लेना है थोड़ा सा, और कुछ यहाँ से खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आगे आते हैं पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के बारे में, कुछ होगा इंपॉर्टेंट, तो बाकी और भी मैं क्वेश्चन में कवर करूँगा आपको, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना कि क्या छूट रहा है, छूटेगा कुछ नहीं, यहाँ से टॉपिक एक एक आपके कवर होंगे, भले ही आपको टॉपिक आप क्वेश्चन करके आओ उसी टॉपिक से मिले, भले आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ क्योंकि आपकी गलती होगी कि आपने नहीं पढ़ा टॉपिक जो मैं बताता जा रहा हूँ, उतनी चीज़ें आपको करते जाना है, ठीक है। बाकी और भी जरूर मेरे को मिलेगा यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट से कोशिश करूँगा कि एक पे टॉपिक आपके नहीं छूटने पाए, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से। आगे आते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी कम से कम यहाँ से 15 क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट का पता है कितना क्वेश्चन आता है, कम से कम 15 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूरे हो गए। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री मालूम है, एंशिएंट से पढ़ाया, एंशिएंट टॉपिक बताया, मेडिवल से आ गए, मेडिवल से कराया, मॉडर्न से आ गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या साइंस टेक्नोलॉजी पूरा आपको टॉपिक एक एक टॉपिक करेंट और स्टैटिक पूरी कवर करा देंगे। लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई थोड़ी सी, ठीक है, कल्चर हो गई, तो ऐसे करके यहाँ से पूछा यहाँ गया तो कितनी चीज़ आप देखोगे। तो यहाँ से क्या है, जो मार्क्स कवर करने की जो
कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, और यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी। ये दो से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकते हो आप, ठीक है, और इतने कठिन भी नहीं होते हैं टॉपिक के वाले, राइट। बाकी मैं आपको समझाता जाऊँगा क्या क्या पॉइंट और आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे आते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा है, इसमें यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। ध्रुवीय कक्षा वह होती है जहाँ पर कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण ध्रुवों के बीच यहाँ पर 10 डिग्री तक विचलन को ध्रुवी को लेकर के यहाँ पर वर्गीकृत करता है, राइट। ऊंचाई क्या होती है? ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न भू कक्षाएं होती हैं। महत्व क्या होगा? यह महत्व इसका होगा कि पृथ्वी के घूर्णन चलते हुए ध्रुव के ऊपर परिक्रमा करने वाला जो अंतरिक्ष है उसके पूरी तरह से यहाँ पर ग्रह को पर्यवेक्षण कर सकेगा, और ये ध्रुवीय कक्षा को उपग्रह विशेष रूप से मौसम, मानचित्र, जासूसी उपग्रह को लेकर उपयोग करेगा। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। और एक ये समस्या याद कर सकते हो कि यहाँ पर जो ध्रुवीय कक्षा है इसमें रॉकेट प्रक्षेपण करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ऐसा इस कारण क्योंकि यहाँ पर इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन का लाभ नहीं उठा सकती है। तो ये बात समस्या इसकी इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई, महत्व और ये पॉइंट, चारों पॉइंट आपको पढ़ना है। उपग्रह की कक्षा यहाँ पर उसकी ऊंचाई क्या है ना, यहाँ पर निम्न भू कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है, इसका उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एक आपका पूरा सेट बना रखा है, इसको आपको क्या करना है, लिखना नहीं है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 40 मिनट करीब लग जाएगा लिखने में। लिखना नहीं इसको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट कर लो, या आपके पास अगर मैगजीन है, ठीक है, मैगजीन है तो यहाँ से इसको ऐसे करके मैगजीन में अपना हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, या अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच करके इसको सेट कर लो। जब आप सो तो देखो, जगो तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर फ़ोन से आप देखते रहो, है ना, तो चीज़ें जिसे सेट कर सकते हो। तो वहाँ से आप इनको देख सकते हो, सूर्य की तुलना कक्षा कितनी है, क्योंकि आप लिखने में आपको टाइम लगेगा। अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, तो ना लिखना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आगे आते हैं। यहाँ पर सुर्खियों में रहे कुछ यहाँ पर अंतरिक्ष मिशन उपग्रह देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट के भारत का पहला समर्पित खगोलीय मिशन है, ठीक है, और ये निम्न भू कक्षा में स्थापित होता है, राइट। दो बातें इसकी पढ़नी है, और ये उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य देख सकते हो, 3 बातें, राइट। शुक्र कक्षीय मिशन, इसका यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, ठीक है, और ये प्रमोशन यान देख सकते हो क्या होगा। भारत शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन होगा ये, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको यहाँ पे लिखते, अगर मैगजीन है इसको यहीं पे नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट बनाते जाओ इसको, ठीक है। आगे आते हैं। एक्सपोसेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला समर्पित उपग्रह जो यहाँ पर ब्लैक होल और यहाँ पर न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों को निकलने के लेकर उत्सर्जन अध्ययन का माप देगा। आपसे बोलेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन से मिशन में न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोत निकलने वाले एक्सरे उत्सर्जन के अध्ययन को मापेगा कौन? एक्सपोसेट, ये, ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसने यहाँ पर 50 वर्ष पूरे किए, निम्न भू कक्षा में स्थापित किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50 वर्ष पूरा हुआ है इसका। यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, एक्सरे खगोली जो एरोनॉमिक्स है और सौर भौतिकी के संबंधित यहाँ पर प्रयोग करना। इसका नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे उसके नाम पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट उपग्रह। आपको क्या करना है, आर्यभट्ट उपग्रह के बाद ये पढ़ के, इतना अगर पढ़ लिया है, अभी जाके गूगल, जस्ट अभी जाके वीडियो को पॉज करो, जाके गूगल करो, आर्यभट्ट की कुछ न्यूज़ लिख लो, इंपॉर्टेंट आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लो यहीं पर, या बाद में आप यहाँ पे साइड में लिख लो, आपके पास मैगजीन है तो, कि आर्यभट्ट मुझे इतना इस पॉइंट को मुझे गूगल से सर्च करके और पॉइंट निकालने, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। तो आप इसके निकाल के साइड में और लिख लो, क्योंकि यहाँ पर इसका 50 वर्ष पूरा हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं। अन्य यहाँ पर एजेंसियाँ दे रखी हैं, कुछ एजेंसियाँ क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर मिशन है कुछ, जैसे कि लूसी मिशन नासा द्वारा था, है ना, क्या किस लिए किया गया था ये आप देख सकते हो, उद्देश्य क्या है इसका। ये देखो सब इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं कह सकता कि छोड़ दो ये, इसमें से मैं आपको टिक कर देता हूँ, वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि स्टैटिक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये। लूसी मिशन नासा का इंपॉर्टेंट है, TN ये भी पढ़ सकते हो। वोएमस मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है। सोलर ऑर्बिटर ये भी, यहाँ पर ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट बना दी है इन्होंने। चंद्रयान 5 ये भी सही है, और ज़्यादा लंबे लंबे नहीं, बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ उद्देश्य दे रखा है, उनके क्या महत्व दे रखा है, इतनी चीज़ें दे रखी हैं, तो सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सबको आपको रीड करना है एक बार, राइट। आगे आते हैं। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन ये क्या है, CE-20 भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे यहाँ पर द्रव नोदन प्रणाली केंद्र वलियामाला केरल ने विकसित किया था। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को गगनयान मिशनों के लिए यहाँ पर योग्य घोषित किया गया है। ये इंजन LMV-3 के ऊपर चढ़ाव को शक्ति प्रदान करेगा। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में
ये क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक जो ईंधन है और ऑक्सीकर दोनों अत्यंत निम्न तापमान पर ध्रुवीकृत उपयोग किए जाते हैं। किसमें? निम्न ताप पर, उच्च ताप पर नहीं होते हैं, याद रखना है। इसे रॉकेट के अंतिम चरण या ऊपरी चरण में प्रयोग करते हैं। ये सिद्धांत जो है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होगा ये तो नहीं पूछेगा। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के पालन करता है। ये प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत क्रिया होती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक और पारस्परिक इंजन के लाभ को संयोजित करेगा और इसमें क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइजर जैसे द्रव ऑक्सीजन और इसको हाइड्रोकार्बन पर आधारित यहाँ पर केरोसिन का उपयोग करेगा। ये क्रायोजेनिक जो इंजन है, इसके लाभ क्या होंगे? इसके लाभ होंगे उच्च दक्षता और अधिक थ्रस्ट, ईंधन दक्षता, पर्यावरण अनुकूल की तकनीकी और भारी पेलोड को दीर्घकालिक मिशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कुछ लाभ लिख सकते हो, क्या लाभ इसके होंगे, राइट। आगे आते हैं नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये देखते हैं क्या इसमें, नाविक। नाविक जो है, इसके बारे में इसे इसरो द्वारा विकसित किया जाता है। इस प्रणाली को पहले IRNSS भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के नाम दिया जाता था। ठीक है। कवरेज क्या होगी? ये प्रणाली भारत के संपूर्ण भूभाग अलावा इसकी जो सीमाएं होती हैं 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को सटीक अवस्थिति, वेग और समय की यहाँ पर संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखना किसकी सेवाएं प्रदान करेगा? इन सब चीज़ की। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपग्रह समूह सेटेलाइट, इसमें 7 उपग्रह 24/7 काम करेंगे, है ना। ये 3 उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में और 4 उपग्रह झुकी हुई भूतलकालिक कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 इसमें और 4 इसमें ऐसे करके आप लिख सकते हो। ये उपग्रह दोहरे बैंड सिग्नल L5 और S बैंड से सुसज्जित होंगे। L5 सिग्नल सैन्य उपयोग के लिए इनक्रिप्टेड होगा, ये भी पॉइंट लिखना है। ठीक है, ये 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, मानो जो मानक अवस्थिति है वो, और यहाँ पर प्रतिबंधित सेवा को, है ना। ये आगे नाविक जो है, ये प्रणाली सामरिक लाभ इसके क्या होंगे? GPS पर निर्भरता समाप्त करती है। भारत के किसी जो विदेशी स्वामित्व वाले नेविगेशन को सिग्नल पर निर्भर हुए बिना पर दुश्मन देश के अंदर तक यहाँ पर हमला कर सकता है। ये सब चीज़ को लेकर यहाँ पर इसमें GPS सर्विस देने से इनकार कर देगा, तब यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड मिलिट्री चैनल, इसमें यहाँ पर इसको रोकेगा। तीव्र गति से सिग्नल लॉक है, इसको यहाँ पर रोकेगा। तो यहाँ से इसके कुछ लाभ हैं, तीनों लाभ आप यहाँ पर इसके लिखोगे। आगे आते हैं होप एनालॉग मिशन या होप मिशन के बारे में देखते हैं। इसमें ये क्या है? यहाँ पर होप मिशन के बारे में, ये हिमालयन आउटपोस्ट फॉर, अच्छा इसको हटाओ, ये फालतू ही पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं पूछेगा इससे। इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र और भारतीय उद्योग और प्रमुख अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व वाला। उद्देश्य क्या होगा इसका? चंद्रमा और मंगल जैसे जो बही पार्थिव खगोलीय पिंड के वातावरण का अनुसरण करना और अंतरिक्ष जैसे जो परिवेश है उसके मानव में अस्तित्व को लेकर देखभाल और जो अस्तित्व स्वास्थ्य प्रोटोकॉल उसके उपकरणों का परीक्षण करना। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके, 2 पॉइंट ये और इसका नेतृत्व, 3 पॉइंट हो गए। आगे इसके किए जाने क्या क्या इसके अध्ययन कर सकते हैं इसके साथ? देखो, एक तो यहाँ पर एपिजेनेटिक्स और जीनोमिक्स और फिजियोलॉजी और मनोविज्ञान के लिए अध्ययन कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नमूना संग्रह क्या होगा? इसमें सूक्ष्म जीव और विश्लेषण की तकनीकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। स्वास्थ्य निगरानी और ग्रही सतह को लेकर परिचालन और प्रोटोकॉल सत्यापन कर सकेंगे। तो तीनों पॉइंट यहाँ से इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आगे, ये मिशन विश्व भर में चल रहे व्यापक अनुरूप सदृश मिशन, एनालॉग मिशन की प्रवृत्ति का हिस्सा होंगे और इनका उद्देश्य लंबी अवधि तक चलने वाले पृथ्वीेतर खगोलीय पिंडों को मानव मिशन की तैयारी करना होगा। वैश्विक संबंध क्या होंगे? विश्व में इस तरह के अन्य स्टेशन शामिल किए, जैसे कि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, कनाडा में फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन, रूस का BIOS 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके संदर्भ में कुछ स्टेशन है। तो सुकरवेली यहाँ पर क्यों चुना गया इसमें? क्योंकि यहाँ पर मंगल जैसी जो दशाएं हैं उच्च परावैंगनी विकिरण को लेकर के यहाँ पर अत्यधिक ठंड और जो लवणीय यहाँ पर स्थायी तुषार भूमि है उसमें प्रामाफर्स्ट जैसी जो दशाएं वो मंगल ग्रह के समान देखी गई है। ये स्थान तकनीकी परीक्षणों के साथ खगोल विज्ञान के अनुसंधान के लिए आदर्श माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको चुना गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुकरवेली को ही क्यों चुना गया, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में देखते हैं। इसका डिजाइन, ये अगली पीढ़ी के प्रमोशन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इसका उन्नत संस्करण होगा। इसकी ऊंचाई लगभग 40 मंजिला इमारत जितनी होती है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसका चंद्रमा मिशन के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर 2040 तक भारत का पहला मानव चंद्र मिशन भी शामिल होगा।
ये 3 चरण वाला यान होगा और इससे पहले 2 चरण के लिए यहाँ पर द्रव प्रणोदक और तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसरो के प्रक्षेपण यान का उनकी विशेषताएं क्या होंगी, ये तो नहीं पढ़ना है, हटाना है। ये देख सकते हो, ये 4 चरण वाला एक यान है जो द्रव चरणों को सुसज्जित पहला भारतीय प्रक्षेपण यान होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ पढ़ने के लिए सिर्फ वही पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी पॉइंट में आपको जोर नहीं देना है। आगे आते हैं, आगे आपको पढ़ना है इसमें, ये देखना है पॉइंट, इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रस्ताव रखा गया है। और एक पॉइंट ये LMV-3 जो है ये हैवी लिफ्ट ऑफ क्षमता युक्त यहाँ पर 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। यहाँ पर 4 टन की श्रेणी वाले उपग्रह को लेकर GTO तक यहाँ पर लगभग 10 टन उपग्रह यहाँ पर जो है स्थापित करने में सक्षम बनेगा। तो 2 ये पॉइंट और एक ये पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे लघु उपग्रह यहाँ पर जो प्रक्षेपण यान है ये यहाँ पर पूर्णतः ठोस प्रणोदक से संचालित होती है और 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान इसे मिनी, माइक्रो या नैनो उपग्रह से 500 किलोग्राम वजन का प्रक्षेपण करने के लिए डिजाइन किया गया। तो करीब आपको यहाँ से 1, 2 और 3 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं इसमें और क्या, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसे हटाते हैं। आगे पॉइंट है सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं ये क्या है, ये देखो, ये यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडबैंड और एक वायरलेस तार रहित इंटरनेट कनेक्शन है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे संचार उपग्रह के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। ये फाइबर केबल DSL जैसे यहाँ पर या जो भूमि आधारित इंटरनेट सेवाएं उसमें अलग होगा इससे, और ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तारों जाल पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, अवसंरचना क्या होगी, सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम अवसंरचना में आमतौर पर 3 खंड शामिल होते हैं। कौन कौन सा, अंतरिक्ष खंड, ठीक है, जो कई संचार उपग्रह से बना होगा, राइट, और यहाँ पर ग्राउंड सेगमेंट और नेटवर्क को लेकर गेटवे स्टेशन। ये तो ये सब पॉइंट देखने हैं। एक तो पहली बात ये, दूसरा ये, और ये हटा सकते हो, इसको कुछ खास नहीं है, ये भी हटा दो। आपको सिर्फ देखो यहाँ से क्या पढ़ना है, ये 2 पॉइंट इसके रीड करने हैं बस। आगे देखते हैं, और हाँ, ये विलंबता है, ये पढ़ सकते हो। विलंबता जो लेटेंसी होती है ये पारंपरिक तार वाले कनेक्शन की तुलना में सैटेलाइट इंटरनेट आमतौर पर अधिक लेटेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर डेटा को सैटेलाइट तक यहाँ पर और सैटेलाइट के पास लाने में यहाँ पर आने में यहाँ पर इसमें काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो यहाँ से ये बात इसकी नोट कर सकते हो। 2 बातों पर 3 बातें हो गई। आगे पॉइंट इसमें, विश्व में विभिन्न यहाँ पर प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये दे रखी है। तो चारों यहाँ पर परियोजना को आपको देखना है। 4 पॉइंट, ये करीब 3 पॉइंट ऊपर दिए, 7 पॉइंट आपको कवर करने हैं इस टॉपिक से। ठीक है, बाकी MCQs में 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इससे। आगे आते हैं अंतरिक्ष संबंधी परिघटनाएं, जिससे सौर ज्वाला क्या होगा, सौर ज्वाला यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होते हैं, परिभाषाएं। सौर ज्वालाएं सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट जिनमें ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कण अंतरिक्ष में मुक्त होते हैं। ये ज्वालाएं सामान्यतः सौर चुंबकीय तूफानों से संबंधित होती हैं। इन तूफानों में कोरोनल मॉस इजेक्शन कहा जाता है इसे। वर्गीकरण क्या है, सौर ज्वालाओं को उनकी प्रबलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और एक्स सर्वाधिक प्रबल ज्वालाएं होती है, जबकि यहाँ पर A श्रेणी की सौर ज्वालाएं सबसे कम प्रबल होती है। इनका जो बढ़ता तीव्रता के क्रम होता है A से B, उसके बाद C, उसके बाद M, उसके बाद X। ठीक है, आगे देखते हैं। सौर चक्र वह साइकिल है जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र लगभग प्रत्येक 11 वर्ष से गुजरता है, और प्रत्येक सौर चक्र का पीक अवधि के दौरान सूर्य के चुंबकीय ध्रुव का उत्क्रमण हो जाता है। सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, एक्सरे, गामा किरणें और परावैंगनी प्रकाश दृश्य और रेडियो तरंगें आदि को लेकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम विकिरण में उत्सर्जित करते हैं। आगे आते हैं कोरोनल मॉस इजेक्शन। ये क्या है, ये यहाँ पर सूर्य की बाहरी परत कोरोना प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर उत्सर्जन करता है। ठीक है, और यहाँ पर अरबों टन कोरोना जो होता है ये पदार्थ को बाहर निकाल करके अपने जो सन्निहित चुंबकीय क्षेत्र है उसमें ले जाता है। ठीक है, पृथ्वी के यहाँ पर और निर्देशित सबसे तेज CMA जो है ये हमारे ग्रह तक यहाँ पर 15 से 18 घंटे में पहुँच सकते हैं, जबकि धीमी गति में पहुँचने के कई दिन लग सकेंगे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसके हटाते हैं। आगे सौर ज्वालाओं से कुछ प्रभाव हो सकते हैं, सौर ज्वालाओं से कुछ घटनाओं के प्रभाव हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 3, जैसे कि भूचुंबकीय तूफान हो सकता है ना। इसमें बोलेगा सौर ज्वालाओं के प्रभाव की घटनाओं की कौन से यहाँ पर शामिल हो सकते हैं।
मानव सुरक्षा, जिस पर प्रत्यक्ष हानि, पृथ्वी चुंबकीय को लेकर के वायुमंडल हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, को लेकर के। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आप इसके नोट करोगे। पूरे पॉइंट नोट करने अंदर तक डीप वाला, क्योंकि यूपीएससी ना क्वेश्चन अंदर से उठा लेगा। अगर कभी पूछेगा तो सिंपल सा पूछ लेगा जो हेडिंग लिखी, या तो फिर अंदर जाके पूछेगा क्वेश्चन, है ना, ऐसा। आगे आते हैं सूर्य की, यहाँ पर सूर्य का सक्रियता चक्र, जिसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। प्रत्येक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है, और यहाँ पर जब ये चक्र चरम चक्र पर होता है तो इसे सौर अधिकतम, सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और इस समय सौर तूफान, विस्फोट और यहाँ पर सौर कलंक की आवृत्ति अधिक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस चरण में दौरान सूर्य चुंबकीय क्षेत्र अधिक जटिल और विकृत हो जाता है, जिससे यहाँ पर आवेशित कण और अधिक विस्फोट उत्प्रेक्षण होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं अंतरिक्ष मलबा। ये बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रहा है ना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं लेकिन इस पर तो हम लोग 20 की पॉइंट से पढ़ेंगे। देखो अंतरिक्ष मलबा की पॉइंट हम लोग क्या है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख सकते हो क्या होता है ये, राइट। उसके बाद इसके मुख्य स्रोत देख सकते हो, क्या इसका मुख्य स्रोत है, जैसे ऑर्बिट ऑन ब्रेकअप करके, ऑर्बिट टकराव करके क्या होता है ना। ये 2 पॉइंट आप इसके लिखोगे स्रोत को, और बस ये बाकी छोड़ना है, 2 पॉइंट ही देखना है। और यहाँ से आपको देखना है अंतरिक्ष से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम वैश्विक स्तर पर और भारत में। इतने पॉइंट जो ऊपर बताएं वो, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 साल से करीब न्यूज़ में चल रहा है ना। यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इस पर, शायद पूछ ले तो इस सब चीज़ों को ही लेकर के पूछेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। और आगे क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं भरना है। वैश्विक स्तर पर क्या अंतरिक्ष से निपटने के लिए कदम उठाए गए और भारत के लिए क्या उठाए गए, और ऊपर जो 2-3 पॉइंट थे वो आपको रीड करना है। आगे आते हैं 4.16 है ना, इसके बारे में देखते हैं। 4.16 इसमें है ब्राउन ड्वार्फ। ये क्या देखते हैं इसको भी, ये यहाँ पर प्रणाली 2 ठंडे ब्राउन ड्वार्फ से बनी, जो यहाँ पर युवा रेड ड्वार्फ तारों की परिक्रमा करते हैं। देखते हैं इसको ब्राउन ड्वार्फ के बारे में। ब्राउन ड्वार्फ है जो ये खगोलीय पिंड है जो पर तारों की तरह गैस के धूल बादलों के गुरुत्वीय संकुचन बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें लगातार हाइड्रोजन संलयन बनाए रखने के लिए पर्याप्त जो द्रव्यमान नहीं होता है, और हाइड्रोजन संलयन के लिए तारों को ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इन्हें प्रायः विफल तारे कहा जाता है। इनका वायुमंडल विशाल गैसीय ग्रहों की वनस्पति से मिलान जुला होता है, ठीक है। और ग्रहों का ब्राउन ड्वार्फ के बीच मुख्य अंतर उनके द्रव्यमान और ड्यूटेरियम संलयन की क्षमता को ब्राउन ड्वार्फ ड्यूटेरियम संलयन के संकेत को लेकर। अच्छा, ये नहीं पूछिएगा आपसे, एक आप ये इनके बारे में से कर सकते हो, और ये जो पॉइंट ये रख 2 पॉइंट सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। आगे सुपर अर्थ के बारे में। सुपर अर्थ वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं, और यानी यहाँ पर 100 प्लैनेट होते हैं, और इनका नाम केवल उनके आकार और द्रव्यमान के आधार पर रखा जाता है, ना कि यहाँ पर पृथ्वी जैसी विशेषताओं के आधार पर। आकार और द्रव्यमान वे पृथ्वी के सबसे बड़े लगभग 2 गुना तक होते हैं, और इसमें अधिक भारी होते हैं, और पृथ्वी के लगभग 10 गुना से अधिक द्रव्यमान होता है इनका। हालांकि नेपच्यून से हल्के होंगे ये। अनिश्चित प्रकृति। सुपर अर्थ हमारे सौरमंडल में किसी भी ग्रह के समान नहीं होते, ये इनकी वास्तविक संरचना अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। अन्य नाम क्या होगा इसका? अन्य नाम यहाँ पर इसका दे रखा है कि सुपर अर्थ को कभी कभी यहाँ पर सब नेपच्यून, मिनी नेपच्यून भी कहा जाता है। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसका की पॉइंट थोड़े थोड़े से नोट करके लिख सकते हो चाहो तो। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, खास बात यहाँ पर। आगे आते हैं, अगला है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स। ये इसके बारे में देखते हैं क्या है। ये परिघटना तब होती है जब यहाँ पर सूर्य कम से कम 3 गुना बड़े सितारे सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जब कोई सितारा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है तो उसकी प्रबल गुरुत्वीय शक्तियाँ उसके लंबे पतले जो स्पैगेटी होते हैं आकृति जैसे बदल देगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा, ये प्रक्रिया बहुत ही बड़ी मात्रा में विद्युत चुम्बकीय जो ऊर्जा उत्पन्न करेगी, और यहाँ पर एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिशन कहलाएगा ये। तो बस 2 बातें इसकी याद रखनी है। आगे टॉपिक है 4.1.7, ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर जेम्स वेब और स्पेस टेलीस्कोप है। इसे यहाँ पर वर्ष 2021 में नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रकार क्या होगा, ये कच्ची अवरक्त जो 20 सालों की, ठीक है। ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर दूसरे ग्रीनिच बिंदु L2 पर परिक्रमा करती है सूर्य के। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक ब्रह्मांड सितारे ग्रहों के यहाँ पर खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करना होगा। आगे टॉपिक है सनबर्ड। ये क्या है? देखो, सनबर्ड यहाँ पर एक परमाणु क्या है, संलयन आधारित रॉकेट है। इसे पल्सर फ्यूजन और प्रिंसटन सैटेलाइट सिम्पटन द्वारा पर विकसित किया जा रहा है।
ये यहाँ पर जो ड्यूल डायरेक्ट फ्यूजन टाइप है इसकी तकनीक द्वारा संचालित होता है। इसमें हीलियम 3 और ड्यूटेरियम का उपयोग करके DDFT तकनीक का थ्रस्ट करके यहाँ पर इसके विद्युत जो दोनों उत्पन्न किए जा सकने वाले अंतर्क्रिय अंतरिक्ष क्षेत्र को एक क्रांतिकारी कदम बनाएंगे। 2 पॉइंट इसके भी पढ़ने, छोटे छोटे टॉपिक है, आप इनको लिख सकते हो, है ना, रीड भी कर सकते हो, याद हो जाएंगे आपको। एटलस क्या होता है देखते हैं इसको। एटलस यहाँ पर 3I एटलस के बारे में। 3I एटलस एक सक्रिय धूमकेतु है। ये अपने कक्षीपथ के यहाँ पर अति परवलयिक आकार जो हाइपरबोलिक होते हैं उसी कारण अंतर तारकीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इनको। ये यहाँ पर क्या सूर्य के चारों ओर एक बंद कक्षीपथ का अनुसरण नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है 4.17, इसमें दे रखा है कोडई कनाल और सोरवेसाला, ठीक है। इसमें यहाँ पर संचालन क्या होगा इसका और इसके संस्थान क्या है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये और ये कब यहाँ पर सिर्फ खोज के लिए जाना गया था। तो ये 3-4 पॉइंट इसके बीच पढ़ने आपको। आगे आते हैं, ये न्यूज़ में था, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट इसके नोट कर लेना आप। विक्रम फर्स्ट, ये क्या है, विक्रम फर्स्ट के बारे में। विकासकर्ता स्काई रूट एरोस्पेस, ये हैदराबाद स्थित यहाँ पर एक भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, उपग्रह के लिए यहाँ पर निम्न भूकक्षा या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करना, इसे लघु उपग्रह और राइड शेयर मिशनों के लिए डिजाइन किया गया। संरचना क्या होगी इसकी, ये रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बना है। इसमें यहाँ पर 3D प्रिंटेड इंजन है और ये इंजन रॉकेट से हल्का बनाए रखने के उससे कुशल डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये बात याद रखनी। और यहाँ पर ये 4 चरणी रॉकेट होगा। पहले 3 चरणी में ठोस ईंधन बूस्टर का उपयोग करते किया जाता था, लेकिन अंतिम ऊपरी हिस्से में यहाँ पर चरण में सटीक कक्ष यहाँ पर प्रतिष्ठित को लेकर द्रव जो प्रणोदक है ये रमन इंजन का उपयोग करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोलेगा आपसे 3 इंजन मतलब 3 बूस्टर यहाँ पर प्रयोग करेगा, है ना। तो यहाँ पर चेंज हुआ है, 4 बूस्टर हो गया ये। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद करना है इसको। आगे यहाँ पर है, अब आगे हम लोग टॉपिक नंबर 5 देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट जो भी होगा पार्ट 3 होगा शायद, है ना, जो भी होगा पार्ट उसमें हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य चैप्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का देखो फेवरेट चैप्टर क्या है, हेल्थ। हेल्थ से बहुत क्वेश्चन पूछता है वो, तो हेल्थ हम लोग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे काफ़ी सारे यहाँ से, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हेल्थ को और उसके बाद आगे टॉपिक जो रहेंगे करीब 2-3 टॉपिक रोज खत्म करेंगे, है ना। तो एंड करते हैं इसको, क्वेश्चन कोशिश करेंगे आज दोपहर तक मैं क्रिएट करूँ, और जो विजन एस का टेस्ट नंबर 21 है हिंदी वाला वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आज। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।